स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध कृति कामायनी के वस्तु विधान को समझेंगे। कल हमने कामायनी के विभिन्न खंडों का अध्ययन किया था। वस्तु विधान की दृष्टि से कामायनी की कथा का अंत मनु द्वारा त्रिपुर का दर्शन और कैलाश पर अधिवास पर समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु प्रसाद ने इसके आगे आनंद सर्ग में सारस्वत निवासियों की कैलाश यात्रा का प्रसंग भी जोड़ दिया है। इसमें संदेह नहीं कि कलात्मक दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से ये कवि के लिए आवश्यक था। कामायनी के आधारभूत सर्वात्मवादी दर्शन का व्रत मनु की व्यक्ति मुक्ति के साथ पूर्ण नहीं हो सकता था। उसके लिए सर्व मुक्ति का प्रसंग अनिवार्य था। इसलिए प्रसाद को समस्त जन समुदाय की मुक्ति का उपक्रम करना पड़ा, जिसके द्वारा सैद्धांतिक आवश्यकता के साथ साथ इड़ा कुमार, सारस्वत जनपद आदि के विषय में पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति भी हो जाती है। उपर्युक्त संदर्भ में यही तर्क दिया जा सकता है, किंतु फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि कामायनी का प्रस्तुत अंश अपने आप में बड़ा कमज़ोर है और सभी गुण दोषों के साथ इसका कामायनी में वही स्थान है जो रामचरितमानस में उत्तरकांड में था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कामायनी की कथा विकास के दो धरातल हैं, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक। ऐतिहासिक धरातल पर यह कथा प्रलय की विनाश लीला के पश्चात मनु की मुक्ति से आरंभ होकर श्रद्धा के साथ उनके संयोग, कुमार के जन्म, श्रद्धा त्याग, इड़ा के संपर्क से सारस्वत प्रदेश की शासन व्यवस्था, अत्याचार के फलस्वरूप प्रजाजन का विद्रोह और अंत में श्रद्धा से पुनः मिलन तथा उसके संयोग से कैलाश यात्रा आदि प्रसंगों से गुजरती हुई मानसरोवर पर मनु श्रद्धा के अधिवास के साथ समाप्त होती है। मनोवैज्ञानिक धरातल पर कथा का प्रस्थान बिंदु है प्रलय में देव संस्कारों के लोप के उपरांत मनु की चेतना में मानव की मूल वृत्ति चिंता अर्थात मनन प्रवृत्ति का उन्मेष। इसके बाद आदिम नारी के रूप में श्रद्धा की पहचान, आकर्षण, प्रणय संबंध, संतानोत्पत्ति, फिर काम कुंठाजन्य ईर्ष्या से प्रेरित होकर भोगवती के परितोष के नए साधनों की खोज में निर्जन प्रदेशों का भ्रमण, अपने अपराध बोध की प्रच्छन्न स्वीकृति, इड़ा के संपर्क में बुद्धिवादी दृष्टिकोण का अवलंबन और उसके आधार पर भौतिक सुख समृद्धि का विकास, बुद्धिवाद के दुष्प्रभाव से इड़ा के प्रति अनाचार तथा भौतिक संघर्ष की एकांत विफलता आदि प्रसंगों में गुजरती हुई ये कथा मनु श्रद्धा के पुनः मिलन से एक नया मोड़ लेती है। यहाँ मनु की चेतना परस्पर असंबद्ध त्रिलोक के दर्शन में अपनी अंतर्वृत्तियों की विशृंखलता का साक्षात्कार करती है और अंत में श्रद्धा रूपी आस्तिक बुद्धि के द्वारा इस वैषम्य का निराकरण हो जाने पर सामरस्य की भूमिका में पहुंचकर पूर्ण आनंद में लीन हो जाती है और उसी के साथ कामायनी की मनोवैज्ञानिक कथा का अवसान हो जाता है। इस प्रकार कामायनी में मानवता के विकास की संपूर्ण कथा का वर्णन है। कथा का आधार फलक इतना व्यापक है कि इतिवृत्त शैली उसे संभाल नहीं सकती। कवि को रूपक की सांकेतिक शैली का आश्रय लेना पड़ा है। प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि यह कथानक इतना प्राचीन है कि इसमें रूपक का अनायास ही समावेश हो गया है। वास्तव में कथानक की प्राचीनता मात्र ही रूपक तत्व के समावेश का कारण नहीं है, उसका विस्तार भी उसके लिए उत्तरदायी है। कवि ने बड़े कौशल के साथ कथा की मनोवैज्ञानिक और ऐहिक विकास रेखाओं को दर्शन की प्रतीक भाषा के द्वारा सूत्रबद्ध कर दिया है। इस तथ्य से अवगत हुए बिना जो समीक्षक कामायनी की सामाजिक प्रासंगिकता के विषय में आक्षेप करते हैं, वे कवि के साथ अन्याय करते हैं। इतने व्यापक कथानक का निर्वाह अपने आप में असाध्य साधना है। कामायनी का वस्तु विधान संगठित नहीं है,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस संदर्भ में कथाकार के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो कथानक का अतिविस्तार ही है और दूसरा यह कि उसके लिए उपलब्ध आधार सामग्री अत्यंत विरल अर्थात प्राचीन वाङ्मय में इधर उधर बिखरे कुछ संकेत सूत्रों तक ही सीमित है। अन्य महाकाव्य के लेखकों को जहाँ पूरे कथानक की सामग्री उपलब्ध नहीं है, वहाँ कामायनी के कवि को 4-6 संकेत सूत्रों के आधार पर ही अपने कथानक का निर्माण करना पड़ा है और इस अनुबंध के साथ कि यथासंभव ऐतिहासिक आधार से विपतन न हो जाए। अतः कथा वस्तु के शिल्प विधान की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुधी समीक्षकों को उस ऐतिहासिक कल्पना की मौलिकता की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें सृष्टि के अनंत प्रभाव को कथा सूत्र में साधने का साहसिक प्रयास किया गया है। जैसे युगों के चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह न चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती जिसे अधिक। प्रस्तुत संदर्भ में फैंटेसी के प्रश्न पर विचार कर लेना उपयोगी होगा। वेबस्टर के अनुसार फैंटेसी का अर्थ है सृजनात्मक कल्पना का स्वच्छंद व्यापार। अतः पारिभाषिक रूप में फैंटेसी ऐसी रचना का नाम है जो प्रत्यक्ष पदार्थबोध अर्थात यथार्थ ज्ञान से भिन्न सृजनात्मक कल्पना के स्वच्छंद क्रिया व्यापार का प्रतिफलन होती है। हिंदी में स्वप्न कथा शब्द इसके पर्याय रूप में प्रचलित है, लेकिन ये संपूर्ण अर्थ की व्यंजना नहीं करता। अतः प्रबुद्ध कवि विचारक ने फैंटेसी शब्द का ही प्रयोग किया है। कामायनी फैंटेसी है। इस अवधारणा के मूल में तर्क ये है कि कामायनी का घटनाचक्र सामाजिक यथार्थ से हटकर रहस्य लोक में प्रवेश कर जाता है। ये धारणा एकदम गलत नहीं है, किंतु इसमें कामायनी की विषय वस्तु की मौलिक संकल्पना की उपेक्षा की गई है। कामायनी किसी एक युग या देशकाल की कथा को लेकर नहीं चलती है। उसका मूल प्रतिपाद्य संपूर्ण मानवता की विकास यात्रा है जो केवल सामाजिक यथार्थ के आधार पर संपन्न नहीं हो सकती। उसके लिए रूपक और दर्शन दार्शनिक रूपक का आधार ग्रहण करना अनिवार्य था। जो विचारक आत्मवादी दर्शन मात्र को मिथ्या प्रत्यक्ष मानते हैं उनकी बात तो अलग रही, किंतु जिनका आत्मवाद में विश्वास है उनके लिए कामायनी की कथा जीवन के चिरंतन सत्य का प्रतिपादन करती है और वह है मानव चेतना की आर्णव स्थिति से शांभव स्थिति तक विकास। आधुनिक शब्दावली में जैविक मानव का परिपूर्ण मानव के रूप में विकास। वर्तमान युग के योगी अरविंद आदि दार्शनिक मनोविज्ञान के पुराधाओं ने मानव चेतना के इस विकास क्रम का पूर्ण आस्था के साथ निर्वचन किया है और उधर मनोविश्लेषण शास्त्र के क्षेत्र में युंग आदि पारदर्शी आचार्यों ने मानव चेतना की इस परामुक्ति का स्पष्ट रूप में भी संकेत किया है। कामायनी के क्रांति दृष्टा कवि ने इसी सत्य का निरूपण किया है जो आज के भी अधिसंख्यक तत्वचिंतकों के लिए मिथ्या कल्पना नहीं है। अब हम देखते हैं कि कल्पना का प्रयोग किस तरह से किया गया है। तो परंपरा से प्राप्त प्रख्यात कथा में या कहना चाहिए कथा संकेतों में काव्य कला की आवश्यकता के अनुसार संशोधन परिवर्धन के लिए कवि ने कल्पना का यथास्थान प्रयोग किया है। आचार्य कुंतक ने इस कला प्रक्रिया को उत्पाद्य लावण्य के नाम से अभिहित किया है, जिसके दो भेद हैं, विद्यमान का संशोधन और अविद्यमान की कल्पना। विद्यमान के संशोधन के अंतर्गत विदग्ध कवि काव्य के उत्कर्ष में बाधक किसी अप्रिय अंश का त्याग कर देता है, अतः उसको सौंदर्य वृद्धि के लिए कोई नया आयाम जोड़ देता है। आचार्य कुंतक ने इसके उदाहरण के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम के दुर्वासा श्राप का प्रसंग प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा नाटक के नेता दुष्यंत के चरित्र दोष का प्रक्षालन हो जाने से धीरोदात्त नायक की गोरे गर्मिया की रक्षा होती है। कामायनी में विद्यमान के संशोधन के दो प्रमुख और कुछ एक गौण उदाहरण मिलते हैं। विद्यमान के संशोधन का सबसे ज्वलंत प्रमाण है शतपथ ब्राह्मण में वर्णित इड़ा के जन्म का प्रसंग, जिसमें उसे मनु की दुहिता कहा गया है। भारतीय वाङ्मय में इसका स्पष्ट उल्लेख होने पर भी प्रसाद जी ने उसका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि इसे स्वीकार कर लेने पर मनु का चरित्र अपरिहार्य रूप से जंघन्य बन जाता है। कवि ने श्लेष के व्यास से इड़ा पर मनु के अत्याचार के समय इसका संकेत मात्र कर दिया है। अरे आत्मजा प्रजा, पाप की अब परिभाषा बन शाप उठी। दूसरा प्रसंग है
रुद्रकोप के स्थान पर प्रजाजन के विद्रोह का वर्णन। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार देवताओं की बहन इड़ा के साथ अनाचार करने के कारण मनु को रुद्रकोप का भाजन बनना पड़ा। कामायनी में मनु को दंड देने के लिए प्रत्यक्ष रूप में सारस्वत के प्रजाजन ही विद्रोह करते हैं, किंतु इस घटना से उत्प्रेरित प्राकृतिक उद्वेलन में रुद्रकोप का ही आभास मिल जाता है। यह संदर्भ कला और इतिहास दोनों के प्रति प्रसाद की निष्ठा का अपूर्व उदाहरण है। विद्यमान के संशोधन का एक गौण उदाहरण है मत्स्य प्रसंग। अनुश्रुति के अनुसार जल प्लावन के समय प्रजापति द्वारा उपकृत मत्स्य उनकी सहायता के लिए उपस्थित होता है और मनु उसके शराक में अपनी नाव बांधकर ओक के जल का संतरण करते हैं। कामायनी में इस अति प्राकृत घटना के स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि एक विशाल मत्स्य के आगाज से मनु की जर्जर नाव उत्तर दिशा में हिमालय के सद्य निर्गत शिखर पर जाकर स्थित हो गई। महामत्स्य का एक चपेटा दीन पौध का मरण रहा, किंतु उसी ने लाल लटकाया इस उत्तरगिरी के शीर्ष से। यहाँ कवि ने कथा शिल्प के एक आवश्यक अंग संयोग तत्व का कौशल पूर्वक वर्णन किया है। प्राचीन कथानकों में कथा को मोड़ देने के लिए जहाँ किसी अति प्राकृत घटना का प्रयोग किया गया था, वहाँ आधुनिक कथा शिल्पी उसके लिए संयोग तत्व का प्रयोग करता है। प्रस्तुत संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जहाँ अति प्राकृत घटना का वर्णन किया गया है, वहाँ कामायनी में उसके स्थान पर एक आकस्मिक घटना के रूप में संयोग तत्व के प्रयोग से उक्त आवश्यकता की पूर्ति कर ली गई है। अनुश्रुतियों के अनुसार मानव सृष्टि सभ्यता का विकास प्रजापति मनु ने ही किया था। कामायनी में ये कार्य मनु के द्वारा ही इड़ा के सहयोग से सारस्वत प्रदेश में संपन्न होता है, क्योंकि उसके लिए भौतिक और जन साधन इसी प्रदेश में सुलभ थे। भागवत पुराण में मनु श्रद्धा के 10 पुत्रों का उल्लेख है। श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रान स आत्मवान, किंतु कामायनी में एक पुत्र का ही वर्णन किया गया है। जनश्रुतियों में इसका नाम शर्याति है, परंतु कामायनी में इस प्रथम मानव का नामकरण नहीं किया गया है। उसके लिए कुमार या मानव शब्द का ही प्रयोग हुआ है। शेष पुत्रों का उल्लेख एक तो इसलिए नहीं किया गया कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्यत्र दश संख्या का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और दूसरे कामायनी की कथा के लिए केवल एक पुत्र ही प्रासंगिक था। अविद्यमान की कल्पना। कामायनी की कथा को रूपाकार देने के लिए कवि ने अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। इनमें सबसे अधिक सुंदर है मनु श्रद्धा का परिणय पूर्व जीवन, आदि पुरुष और आदि नारी के क्रमिक आकर्षण, अस्मिता के द्वंद्व, आदि नारी के आत्मदान का वर्णन। एक और जहाँ कवि की अत्यंत सूक्ष्म गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का प्रमाण है, वहीं दूसरी और रसात्मक संवेदना की दृष्टि से भी अपूर्व है। मनु की अर्ध निद्रा की स्थिति में उनके अपने अंतर्मन की वासना के प्रतीक के रूप में काम का संदेश मनोविश्लेषण शास्त्र की उद्भावनाओं से प्रेरित है। इसके बाद गर्भवती श्रद्धा से विमुख होने का प्रसंग भी कथा विकास के लिए एक आवश्यक सूत्र है, क्योंकि उसी से इड़ा के साथ मनु के संयोग की भूमिका तैयार होती है। इस उद्भावना के लिए प्रसाद जी ने मनु की काम कुंठाजन्य ईर्ष्या को कारण रूप में प्रस्तुत किया है, जो सर्वथा स्वाभाविक है। श्रद्धा त्याग के बाद काम का अभिशाप मनु के अपराध बोध का प्रतीक है। उधर सारस्वत प्रदेश की घटनाओं का संपूर्ण विवरण प्राय कवि कल्पना की ही उद्भावना है। इसके उपरांत मनु श्रद्धा का पुनर्मिलन, त्रिपुर दर्शन, आनंद की मंगलमय आभा से मंडित कैलाश शिखर पर अधिवास, अंत में इड़ा मानव तथा सारस्वत निवासियों की कैलाश यात्रा आदि सभी प्रसंग अविद्यमान की कल्पना के अंतर्गत आते हैं। त्रिपुर दर्शन के लिए शैवागम के त्रिपुर रहस्य प्रकरण में संकेत अवश्य हैं, किंतु दार्शनिक प्रसंग मात्र हैं, जबकि कामायनी में दर्शन और मनोविज्ञान दोनों के आधार पर भावलोक, कर्मलोक और ज्ञानलोक का अत्यंत चित्रात्मक वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस कल्पना के प्रयोग की सार्थकता क्या है। काव्य कथा विधान में नवीन उद्भावनाएं तब तक सार्थक सिद्ध नहीं होती जब तक कि उनके द्वारा काव्य शिल्प की किसी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। कथा वस्तु के अंतर्गत मौलिक उद्भावना का उनकी नवीनता मात्र के आधार पर अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर कामायनी में उत्पाद्य लावण्य के 4 स्पष्ट आधार हैं। पहला, कथा सूत्र का संयोजन।
दूसरा, घटनाक्रम का स्वाभाविक बुद्धि संगत विकास जिससे पाठक के मन में उसके प्रति प्रत्यय उत्पन्न हो सके। तीसरा, पात्रों विशेषकर मुख्य चरित्रों की गौरव रक्षा। और चौथा, रस का अभिषेक। कामायनी के कवि को प्राय सभी प्रसंगों में अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़ा है। अति प्राकृत घटनाओं के स्थान पर संयोग तत्व का प्रयोग कर कवि ने प्राकृतिक विधान के अंतर्गत ही घटनाओं को आधुनिक पाठक के लिए बुद्धिग्राह्य बनाने का प्रयास किया है। इड़ा के जन्म के प्रसंग का अपवर्जन नायक के चरित्र की गौरव गरिमा की रक्षा के लिए अनिवार्य था और अंत में श्रद्धा मनु के पारस्परिक आकर्षण, संयोग वियोग, युद्धशिव तांडव, त्रिपुर दर्शन आदि का विनियोग श्रृंगार शांत तथा अद्भुत रस के उत्कर्ष के लिए हुआ है। कुछ आलोचकों का आरोप है कि इस कथा में प्राय भराव और सघनता नहीं है। ये गलत नहीं है, किंतु इसका कारण भी स्पष्ट है। कामिनी की कथा का विकास भौतिक जीवन की भूमिका पर न होकर मुख्यतः चेतना के अंतर्गत होता है। ये घटनाएं सभी मानव जीवन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और आदि नारी और आदि पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, उससे उद्भुत चेतना का द्वंद्व, आदि नारी का आत्मसमर्पण और प्रथम मानव संतति का जन्म, दूसरी ओर मानव चेतना का अंतर्वृत्तियों की विशृंखलता, जीवन के प्रति अविचल आस्था के द्वारा उसके समाधान का संधान, ये सभी मानव जीवन के विकास की चरम घटनाएं हैं। इनमें भौतिक घटनाओं का सघन रूपाकार नहीं हो सकता, फिर भी इनके मौलिक महत्व का निषेध नहीं किया जा सकता। वास्तव में जैसा कि प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में स्पष्ट किया है, भौतिक घटनाएं तत्व रूप में आत्मा की अनुभूति का प्रतिफलन होती हैं। अतः मूल सत्ता आत्मा या चेतना की अनुभूति ही है। विस्तार और घनत्व आदि गुणों का यहाँ एकांत अभाव नहीं है। जहाँ कथा का विकास एक भूमिका पर होता है, जैसे प्रलय के संदर्भ में या सारस्वत प्रदेश की घटनाओं में, वहाँ वस्तु वर्णन में महाकाव्य के अनुरूप घनत्व एवं विस्तार और उसके संवहन के लिए आवश्यक प्रवाह विद्यमान है। कहने का अभिप्राय है कि कामायनी के वास्तु कौशल की अपनी सीमाएं हैं, किंतु वह मूलतः उसकी कथा वस्तु की ही सीमाएं हैं। कामायनी के कवि ने ऐसी कथा का चयन किया है जिसके अनंत विस्तार में 3-4 घटनाओं और केवल 3 पात्रों के संकेत सूत्र इधर उधर बिखरे पड़े थे। इस विराट शून्य को भावना और कल्पना के ऐश्वर्य से मंडित कर प्रसाद जी ने मानव चेतना के विकास का ऐसा भव्य चित्र अंकित किया है जो अपनी सभी सीमाओं के रहते हुए भी विश्व साहित्य की अपूर्व उपलब्धि है। धन्यवाद।